बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले दिनों मौजूदा हुकूमत के बेघरों को 50 लाख कम लागत के मकान देने के वादे और आईनी तरमीम के जरिए छत मकान के हक को आईनी बुनियादी हक के तौर पर आईने पाकिस्तान में शामिल करने के नारे की रोशनी में हमारी गुफ्तगू बैंकारी कवानीन के वकील और माशी कवानीन और दीगर कानूनी उमूर पर दस्तरस रखने वाले माहिर जनाब सालिम सलाम अंसारी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट से हुई। सालिम सलाम अंसारी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट से हमारी गुफ्तगू कम लागत के मकानात की शराकत किराए की बुनियाद पर शिरकत मुतनाकिसा हाउसिंग फाइनेंस के जरिए तामीर और बैंकों और मालियाती इदारों के जरिए आसान इकसार पर सरमाया व कर्ज की फराहमी के मौजू पर आइए हम इनसे गुफ्तगू का आगाज करते हैं। पाकिस्तान में गैर सूदी बैंकारी कर्जे, उनकी अदायगी और डिपॉजिट ये गैर सूदी बुनियाद पे हो रहे हैं उन सर्कुलर्स के तहत। हालांकि जो सर्कुलर 13 और 32 जो 1984 के स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के सर्कुलर हैं, उनके साथ 12 शिकाल की गैर सूदी बैंकारी के कर्जे फराम करने की अकसाम को भी बयान किया गया, लेकिन उसके मुताबिक या तो नीयत सीख गई थी, या आप ये कहें कि उन सिस्टम्स को लाने के लिए, नाफिज करने के लिए नीयत के अलावा एक तरबियत भी मौजूद नहीं थी, एक सोच भी मौजूद नहीं थी। उसका असर यह हुआ कि एग्रीमेंट तो वो बनते रहे उस शक्ल के, धोखा देने के लिए बदनीयती से या तरबियत ना होने की वजह से या कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने की वजह से। एग्रीमेंट तो बना के दे दिए कि ये गैर सूदी एग्रीमेंट है, ये बायबैक एग्रीमेंट है, ये डिमिनिशिंग मुशारका का एग्रीमेंट है, लिख भी दिया ये डिमिनिशिंग मुशारका एग्रीमेंट है, लेकिन उसको कायबोर्ड से लिंक करके उसे सूदी बना दिया गया ज्यादा मुनाफा लेने के लिए। उसको मार्कअप अपॉन मार्कअप चार्ज कर लिया गया। जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट दिया गया वो पुराने रिवायती जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट चले आ रहे थे उनके मुताबिक वो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स बनाए गए, उन नए सिस्टम्स के मुताबिक अकाउंट्स बनाए गए। तो जो मकसद था कि गैर सूदी बैंकारी आए और सूद की जो ममानियत है वो तो इसीलिए कि वो माशी इस्तेसाल को खत्म करता है, वो इस्तेसाल अपनी जगह, बल्कि सूद की जो मार्कअप के नाम पे, इक्वलाइजर के नाम पे, मुनाफे के नाम पे, किराए के नाम पे जो शरह है सूद की या मुनाफे की, वो मगरबी ममालिक में जहां सूदी निजाम था उनसे भी ज्यादा थी। तो वो जो उसकी बेसिक सोच थी सूद के खिलाफ कि ये माशी इस्तेसाल को खत्म करेगा, इंसान रुपए की बुनियाद पे दूसरे इंसान को अपना माशी गुलाम ना बनाए, उसका इस्तेसाल ना करे, तो वो रूह तो खत्म हो गई ना। अगर वो मजहबी लिहाज से भी थी तो उसकी जो सोच थी सूद को खत्म करने की, उस रूह को भी पामाल कर दिया गया। उसकी वजह यह थी कि जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स बैंक वाला बना रहा था उसको उस नए सिस्टम या नए एग्रीमेंट्स या नए अरेंजमेंट्स के मुताबिक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स बनाने के लिए तैयार नहीं किया, ट्रेंड ही नहीं किया गया। उसका भी कोई कसूर नहीं था, वो भी क्वार्टरली रेस्ट लगाता था, वो भी मार्कअप के ऊपर मार्कअप लगाता था, पुराने सिस्टम के तहत स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स के चलाता था। हालांकि कायबोर को बायबैक सिस्टम में जहां आप एक रीपर्चेज प्राइस फिक्स कर लेते हैं ब्याह मुअज्जल के तहत या किसी और भी सिस्टम के तहत, एक परचेज प्राइस एक रीपर्चेज प्राइस, जब रीपर्चेज प्राइस फिक्स हो जाए तो बढ़ ही नहीं सकती, उसे कायबोर्ड से कैसे लिंक करके बढ़ाया जा सकता है। बायबैक वो जो रीपर्चेज प्राइस है उसको जब बायबैक से लिंक करते हैं तो उसकी रीपर्चेज प्राइस तो बढ़ जाएगी, जी बिल्कुल, अदायगी जब मुकम्मल होगी। इसका मतलब है कि वो जो सिस्टम लाने वाले थे या तो सिस्टम को समझते नहीं थे, मैं ये भी नहीं कहता, मैं समझता हूं कि नीयत भी जो है वो नीयत ठीक नहीं थी, उनके जहन में कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि कोई गैर सूदी सिस्टम आ सकता है। लेकिन मैं अपने मौजू की तरफ आता हूं जो इस वक्त मकानों की खरीद के लिए, मकानों की तामीर के लिए, ये कम लागत के मकानों के लिए अगर ये डिमिनिशिंग मुशारका का, जिसको शिरकत मुतनाकिसा कहते हैं और डिमिनिशिंग पार्टनरशिप कहते हैं, उसके तहत रेंटल शेयरिंग होम फाइनेंसिंग अगर हुकूमत की सरपरस्ती में हो, बैंकों के थ्रू हो और उस सिस्टम की निगरानी नहीं कि शरिया बोर्ड बना के या शरिया एडवाइजर से एक फतवा लेके कि हमने ये जो एग्रीमेंट किया है ये शरीयत के अहम मुताबिक है, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जो है वो पुराने सिस्टम की तरह चल रहे हैं और लोग सूद दर सूद और सूद की जो इस्तेसाली नोयत है, जो उसका इस्तेसाली अंसर है, उसका शिकार होते रहे। और हम यूरोप में, मगरब में जहां सूदी निजाम है,
वो 2, 3, 4% पे काम कर रहा हो और हम 20-24% पे, क्रेडिट कार्ड में 36% पे, लीजिंग में 30% के ऊपर गैर सूदी निजाम की बरकत से फैजियाब हो रहे हैं, जबकि इस्लामी मुल्क में यहाँ इस तरह का हो रहा है। तो ये मजहब के नाम पे मजहब का जी धोखा देना, लोगों को बेवकूफ बनाना, ये अगर आप छोड़ दें और अपनी सही नीयत के साथ कोई भी हुकूमत आए, देखिए हुकूमत एक पॉलिसी बनाती है, रियासत बनाती है, और वो पॉलिसी 10 साल, 5 साल, 15 साल, 20 साल, इस दौरान बेशक पाकिस्तान में जैसे 5 हुकूमतें तब्दील हो जाए, अगर बांग्लादेश की तरह जो पॉलिसीज उस वक्त शुरू में बनाई गई वो चलती गई, मार्शल लॉ भी आया, मुखालिफ जमात भी आई, अवामी लीग भी आई, उसके मुखालिफ लोग भी आए, सब काम हुए, लेकिन उनकी माशी पॉलिसी जो है उसको छेड़ा नहीं गया। तो आज बांग्लादेश 1988 में जहां 50 पैसे का टका था, जी आज वो 1 रुपए से भी ज्यादा क्रॉस कर गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो उसकी माशी हालत बेहतर हो गई है, उसके कोई फॉरेन डेट्स नहीं है, उसका जो भी सिस्टम उन्होंने बनाया, इन्वेस्टर्स को बाहर के आने वालों को खौफजदा नहीं किया हालात से, अपने निजाम से, अपने सिस्टम से, बल्कि उनको वेलकम कहा, जिसकी वजह से वहां सरमायाकारी, इवन पाकिस्तान से सरमायाकार वहां चले, यानी हुकूमत की वहाँ तसलसल के साथ जो पॉलिसी हुकूमत की पॉलिसी का तसलसल। जी जी हुकूमत कोई भी करे, वो तो लोगों का फैसला होता है, एक अरसे के बाद वो अपना वोट डालते हैं, उनको कोई आदमी नहीं पसंद आता, कोई नए नारे लेकर आता है उसको पसंद करते हैं, उसे इलेक्ट करते हैं, लेकिन पॉलिसीज को जब ब्रेक करके वो सारा आपका जो आपने एक तसलसल बनाया था उसमें वो समझते हैं कि इसमें अगर कुछ थोड़ी सी तरमीम की गुंजाइश है, कहीं को गलती है, उसे ठीक करें, वो एक अलग बात है, लेकिन पॉलिसी को खत्म कर देना, पुराने आदमी की तख्तियों उखाड़ देना, इससे ये सच्चाई बात है। मैं आपसे इससे मंफी रवैया पेश होता है, उनको माशी तरक्की हो नहीं सकती। मेरा कहना है अगर कोई पॉलिसीज चल रही हैं, उनमें अगर कोई थोड़ी बहुत खराबियां उनको दूर करके आप उन पॉलिसीज को चलने दें और उनको और खुद ऑन करें। जब आप ऑन करेंगे तो वो आपकी हुकूमत की उस तसलसल की पॉलिसी हो जाएगी। जनाब सालिम सलाम अंसारी साहब, मौजूदा दौर में तामीराती लागत में इजाफे और ज़मीनों और प्लाटों और मकानात की कीमतों में मसनूई और होशरुबा इजाफे और नक़द फ़रोख्त के सिस्टम की वजह से कम आमदनी वाला या मुतवसत दर्जे का शहरी अपने मकान के हुसूल का सिर्फ ख्वाब ही दे सकता है। इस सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगे? अभी आपने जो सवाल किया शिरकत मुतनाक़िसा के मुतालिक, डिमिनिशिंग पार्टनरशिप के मुतालिक, डिमिनिशिंग मुशारका के मुताबिक, तो देखिए बड़ा आसान सा सिस्टम, शायद वो इसमें शिरकत मुतनाक़िसा एक मुश्किल लफ्ज अरबी की वजह से लगता हो, डिमिनिशिंग पार्टनरशिप लगता हो, डिमिनिशिंग मुशारका लगता हो, ये इंतहाई जो है ना सादा सा सिस्टम है, समझने की बात है कि ये रेंटल शेयरिंग हाउसिंग और भी फाइनेंसिंग हो सकती है, इसमें प्रॉपर्टी खरीदी जा सकती है, इसमें मशीनें खरीदी जा सकती हैं, उनके लिए ये अमूमन यूज होता है और ये डेवलप होके ये सिस्टम जो है कि इंतहाई साइंटिफिक सिस्टम बन चुका है बैंकिंग में, और ये सिर्फ इसकी कोई मुसलमानों की या इस्लाम की जारादारी नहीं रही, ये तो गैर मुस्लिम ममालिक में, और वो लोग चूंकि सिस्टम इतना बेहतर है उन्होंने भी अपना लिया। तो और ये मैं चैलेंज करता हूं कि अगर कोई डिमिनिशिंग मुशारका में की बुनियाद पे, डिमिनिशिंग पार्टनरशिप की बुनियाद पे, शिरकत मुतनाक़िसा की बुनियाद पे, जो शिरकत किराया है, जो रेंटल शेयरिंग होम फाइनेंस है, इसमें अगर कोई सूद की चीज साबित कर दे, क्योंकि बाद लोग को ज्यादा पढ़ लिख जाते हैं और समझते हैं कि सूद के बगैर कोई सिस्टम नहीं हो सकता, ये गैर सूदी सिस्टम, और गैर सूदी होना को किसी मजहब की वजारतदारी नहीं, ये तो कबल इस्लाम से इसकी मुखालफत चली जा रही है, इस्लामी किताबों में चली आ रही है, फिलोसफर चले आ रहे हैं, क्योंकि इसमें इंसान पैसे की बुनियाद पर दूसरे इंसान का माशी इस्तेसाल कर रहा होता है। इस्लाम भी इस्तेसाल के खिलाफ एक दावत आई, एक मजहब आया, तो जहां वो बाकी इस्तेसाल की मुखालफत कर रहा होगा, जहां औरत को मलकियत से निकाल के मलकियत में हक दे रहा होगा, विरासत में हक दे रहा होगा, गुलाम से बराबरी के सलूक की बात कर रहा होगा, वो जहां सूद की बुनियाद पे माशी इस्तेसाल हो रहा होगा, उसको कैसे ना रोकता। लिहाजा उसने कुरान मजीद में भी और अहादीस मुबारका में भी और आगे चल के उलमा ने भी इस सूद का जो सिस्टम है उसकी मुखालफत की और एक गैर सूदी सिस्टम लाने की बात की, और आज मैं समझता हूं कि डिमिनिशिंग मुशारका की शक्ल में एक गैर सूदी सिस्टम वजूद में आ चुका है जो कि बैंकिंग की मेजर मार्केट को कवर कर सकता है। वो है क्या? जैसे मैं इसको एक जजमेंट है PLD 2000 सुप्रीम कोर्ट 760,
जी। हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन वर्सेस राणा मोहम्मद शरीफ, ये केस है। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि उन्होंने तो 160 किस्त माना किस्तों का जिक्र किया, मैं उसमें मजीद आसान करने के लिए जैसे 20 साल के लिए एक मकान के लिए लोन लिया जी। वो मकान जैसे आप ये समझ पाए कि वो 30 लाख का मकान है और उसमें 80-20 की पार्टनरशिप है, तो 30 लाख रुपए में 6 लाख रुपए आपके 24 लाख रुपए बैंक है जी। यानी 80 और 20 की पार्टनरशिप वजूद में आ गया, उससे प्रॉपर्टी खरीदी। उसमें महाना साथ आपने असल या प्रिंसिपल की देनी है, तो वो 20 साल का ये मायदा है, क्योंकि ये मॉर्गेज 20 साल 15 साल 16 साल 22 साल इतने की होती हैं दुनिया भर में, कम की भी हो सकती है, वो तो मॉर्गेज लेने वाले की उम्र और उस पे है, और बीच में भी वो पूरी अदायगी करके खत्म कर सकता है, लेकिन अमूमन इसकी जो एज है 12 15 16 18 20 22 इतने साल होते हैं। तो मैं 20 साल पे जैसे कर लूं तो 24 लाख रुपए 20 साल में 240 माहाना के साथ की जैसे 10,000 रुपया उसको महीना किस्त देनी असल की जी। फिर 80 और 20 का तनासब है, यानी 80 बैंक के हैं 20 मेरे, तो जो तनासब आएगा वो 20 और 80% का आएगा। तो किराया जो भी एक डिटरमिन कराया होगा, जैसे मैं कहूं कि उस घर का किराया जो है 15,000, तो मेरा हिस्सा किराए में 3,000 है, बैंक का 12,000 है, तो बैंक को 12,000 में किराए की कीमत में 10,000 रुपए असल, यानी मेरी 22,000 रुपए की किस्त बनेगी, जो कि असल की किस्त तो 10,000 ही रहेगी, क्योंकि उसे 24 लाख को मीट करना है प्रिंसिपल को, 240 महीने में 10,000 के हिसाब से 240। लेकिन किराया जो है, इसीलिए इसे डिमिशिंग कहते हैं, तनाकुस पाया जाता है, यानी डिमिशिंग पाई जाती है, उससे कम होता जाती है शराकत। इसके आप 240 यूनिट्स, और इदारतों ने भी कहा कि 3 साल के बाद उसकी दोबारा रेंटल वैल्यू लगा ली जाए, यानी आज अगर वो 15,000 किराया है तो 12,000 रुपये बैंक का हिस्सा है, लेकिन 3 साल बाद जैसे बैंक ने 30 आपने उसकी 36 किस्तें दे दी, तो आपने किस्म के 36 यूनिट खरीद लिए, एक किस्त 1 यूनिट होगी 240 यूनिट। जैसे जैसे यूनिट कम होते जाते हैं बैंक के, आपकी मलकियत उसमें बढ़ती जाती है और एक दिन जाके वो सिफर हो जाती है। इसीलिए इसको शिरकत मुतलाक़िसा, नुक्स रखने वाली, गिरावट रखने वाली, गिरती हुई शराकत, डिमिशिंग जो गिर रही है, बैंक की शराकत गिरती जाती है और आपकी शराकत उसमें बढ़ती जाती है, आप यूनिट खरीदते जाते हैं, मालिक बनते जाते हैं। तो 3 साल के बाद आपके पास 36 यूनिट आपने उस 80% से भी खरीद लिए और टोटल 204 यूनिट रह गए। तो बैंक जो है उसकी जो परसेंटेज है यूनिट वाइज या उस मकान के अंदर सरमायाकारी के हवाले से, वो जो है कम होती जाती है, लिहाजा उसका किराए का तनासब भी कम होता है। यानी 12,000 से गिर के उसका किराया, क्योंकि 3 साल हुए तो किराए में भी इजाफा हुआ है, किराए में इजाफा जैसे आप कहें कि आया 2,000 बढ़ गया, 3,000 बढ़ गया, 15,000 किराया हो गया, लेकिन बैंक की शराकत जो है वो आप जैसे ये समझ लें कि तकरीबन 80% की जगह 60% रह गई। तो बैंक का 60% जो है वो 12,000 की जगह 9,000 रुपए बैंक की उसमें शराकत कराए गए, यानी बैंक 12,000 से किराया करके 9 हो गया, 10,000 मुस्तकिल आप दे रहे हैं प्रिंसिपल को, यूनिट खरीद रहे हैं, तो इस तरह आप 19,000 का, यानी 22,000 की जगह किराया भी बढ़ा जी मजमूई तौर पे, लेकिन बैंक की चूंकि शिरकत मुतलाक़िसा की वजह से डिमिशिंग पार्टनरशिप है, उसके यूनिट कम हो रहे हैं, उसका किराया कम होकर 9,000। बैंक की शराकत ज्यादा होती है इसमें। हाँ, देखिए बैंक की शराकत 80% भी हो सकती है, बैंक की शराकत 70% भी हो सकती है, 60 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है, 40 भी हो सकती है। ये वो आदमी ये समझता है जो खरीद रहा होता है कि मुझे कितनी परसेंट, यानी मेरे पास 40 लाख रुपए और मुझे 60 लाख रुपए हो चाहिए, तो ये 40-60 की शराकत होगी, ठीक है। तो उस बैंक की, और बैंक एक 80 से ज्यादा, 85 से ज्यादा, 90 से ज्यादा, क्योंकि बैंक उसका भी तो हिस्सा रखेगा ना, जी बिल्कुल, सारी खुद नहीं करेगा, कोई उसकी भी एक परसेंटेज, जैसे 0 पे मॉर्गेज होती थी पहले इंग्लैंड में, अब जैसे 10 में चली गई, आप 20 में रख दें कि 80 से कम
80 से ज्यादा बैंक नहीं करेगा, ताकि उसका भी एहसास शिरकत या उसका सरमाया उस प्रॉपर्टी में लगा हुआ, वो समझ रहा है प्रॉपर्टी में 20% दिए, यानी आप कह सकते हैं डिफॉल्ट करने के, यानी कि आप कह सकते हैं बैंक की भी एक लिमिटेड है, उसके मुताबिक कर सकता है बैंक अपने एक लिमिट, नहीं बैंक 100% भी दे सकता है, 100% भी दे सकता है, लेकिन अमूमन ये ऐसे 20, 80, 30, 70 पे चलता है, 90, 10 भी दे सकता है, 95, 5 भी दे सकता है, 0 पे भी दे सकता है। लेकिन मेरा कहना यूनिट आप खरीदते जाएंगे, आप करते जाएंगे, लेकिन अमूमन मैं जैसे कह रहा हूँ कि ये 20, 80, 70, 30, 60, 40, 50, 50, 90, 10 के रेशियो से होती जी। क्योंकि देखिए बाहर जो है ना कैश की बुनियाद में घर खरीदने का तस्वुर जो है ना वो बड़ा 2%, 3% की बात होगी, वो भी बाहर से कोई अरब इन्वेस्टर चला गया, कोई मशरकी ममालिक से कोई पैसे लेके चला गया, वो बड़ा बिजनेसमैन आया, वो भी जो है चूंकि ट्रेंड वहां मॉर्गेज का है, वो किराए में उसका जो मॉर्गेज जा रही है उसकी वजह से टैक्स में कोई सहूलत है, उससे ये भी को पूछा जाएगा कि एकदम तुम इतनी बड़ी रकम का। तो सर इस निजाम के तहत ये लोगों को आसानी होगी और आसान शराइत पे, मेरा कहना जैसे मैं समझता हूँ कि 30 ये जो घर हैं जो लो कॉस्ट कहलाते हैं, जैसे कहते हैं ये 15 लाख में बन जाते हैं, 5 लाख का प्लाट हो गया, उसमें एक आदमी ने 6 लाख डाले, बाकी 14 लाख बैंक से लिया, 20 साल की इंस्टॉलमेंट है, उसको 240 यूनिट बने, उनको 140 से तकसीम किया, वो प्रिंसिपल आ गया, प्रिंसिपल वो देता गया हर महीने, उसका किराया जो है 6 लाख और 14 लाख का तनासब जो बना उसके हिसाब से किराया डिटरमिन हुआ, वो अपने 14 लाख के हिसाब से बैंक लेना शुरू हो गया। 3 साल के बाद फिर किराया डिटरमिन हुआ, 3 साल तक वो 36 किस्तें या 36 यूनिट खरीद के मजीद मालिक बन चुका होता है, उस तनासब से फिर किराया गिर जाता है और इस तरह उसके यूनिट बढ़ते जाते हैं, उसके यूनिट फिर बढ़ते बढ़ते जैसे 20% से शुरू हुए, बढ़ते बढ़ते बाकी 80 भी यूनिट वो इख्तिताम पे खरीदे। तो सर इस निजाम जैसे आप बता रहे हैं तो इससे यकीनन सरमायाकारी भी बढ़ेगी, बेरोजगारी का खात्मा होगा, में एक बड़ा इंकलाब आ जाएगा, तेजी से आ जाएगी जी, लोग ये लोन लेना शुरू करेंगे, ठीक है, उसमें एक तो बैंकारी निजाम बेहतर होगा, ये जो आपका ख्वाब है गैर सूदी बैंकारी का ये भी पूरा हो जाएगा, और एक आम आदमी अपनी थोड़ी सी परसेंटेज रखे मकान हासिल कर सकता है, मकान का मालिक बन सकता है, सारी जिंदगी किराया दे रहा है, किराए की मद में वो इतने पैसे दे रहा होगा कि वो यूनिट भी खरीद रहा होगा, वो मलकियत में भी इजाफा होगा, एक दिन मालिक भी बनेगा, क्योंकि अल्टीमेट इसने मालिक बनना है, बैंक ने मालिक नहीं बनना, बैंक की मलकियत में खत्म होना है, बैंक को असल वापस आना है, और वो उसका किराए में शिराकत लेके अपना मुनाफा कमाएगा बैंक के, और ये महफूज सरमायाकारी है क्योंकि मॉर्गेज फाइनेंसिंग है, ये ऐसी फाइनेंसिंग नहीं है कि आपने उठा के किसी को क्रेडिट पे 50 लाख रुपए दे दिए बगैर सिक्योरिटी के, या पर्सनल गारंटी ले ली क्रेडिट कार्ड की तरह, ये तो इसके अगेंस्ट में तो एक प्रॉपर्टी मॉर्गेज है, वो जैसे डिफॉल्ट करेगा, पाकिस्तान में कानून मौजूद है मॉर्गेज प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए बगैर बैंक में जाए, बगैर बैंकिंग कोर्स में जाए हुए, सेक्शन 15 जिसको अभी फिर सुप्रीम कोर्ट ने तो उसको उससे पहले स्ट्राइक डाउन कर दिया था, फिर उन्होंने री इनेक्ट किया कुछ तब्दीलियों के साथ, जिसमें ये हमारी मौजूदा हुकूमत के जो सरकारी वकील पेश हुए उन्होंने यही कहा कि ये हुकूमत अपने वादे के मुताबिक बहुत ज्यादा मकान गरीब लोगों को, कम आमदनी के लोगों को देना चाहती है, और अगर ये सिस्टम सेक्शन 15 का फोरक्लोजर का नहीं हुआ, क्योंकि कोर्ट में उनका कहना यह है कि वहां देर लग जाती है जी बिल्कुल, तो हम इसमें बेच देंगे, मैं समझता हूं देर तो लगती है, लेकिन खुद बैंक बेच दे जो इख्तियार दिया गया है, तो उसमें फिर रूल्स आए 2016 के, उन्होंने थोड़ा सा उस सिस्टम को इंप्रूव करने की कोशिश की, फिर लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट आई, और इस तरह मतलब है कि ऐसा बना दिया गया कि बैंक इस तरह नहीं कि किसी को भी डिफॉल्टर डिक्लेयर कर दे, कोई भी कह दे कि तुमने इतने पैसे देने हैं और उसकी प्रॉपर्टी उठा के, मैं कोर्ट्स में जाके भी सूट फाइल करके भी डिग्री लेके मॉर्गेज प्रॉपर्टी को बेचा जाता है। सर मैं इस हवाले से आपसे सवाल करना चाहूंगा, क्या जिस तरह आप ये निजाम की बात कर रहे हैं, जो सिस्टम की आप बात कर रहे हैं, तो क्या आम आदमी इसको समझ पाएगा? आम आदमी को ये इतनी समझ है? मैं आपको बताता हूं कि जैसे 30 लाख रुपए 6 लाख एक आदमी खुद देता है, 24 लाख 240 यूनिट 20 साल के बन गए, एक एक यूनिट खरीदता जाएगा, बैंक के यूनिट 240 1/240 फिर कम होते होते एक दिन सिफर हो जाएंगे। रेंट की शराकत कैसे होगी वो भी मैंने आपको बता दी कि 80-20 पे शुरू होगी, रेंट डिटरमिन होगा। देखिए अगर ये काम आप बैंक भी ये बात समझते हैं, उसी के तहत स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनेंगे। अब इस सूरत हाल है कि आप शिरकत मतलाक साकार एग्रीमेंट कर रहे हैं
और उसके साथ कायदों को लिंक कर रहे हैं। हालांकि जजमेंट्स जो हैं वो आई जिन्होंने कहा कि आप बायबैक प्राइस को और शिरकत मुतनाकिसा के तहत और कंज्यूमर फाइनेंसिंग यानी होम फाइनेंसिंग को स्टेट बैंक का एक सर्कुलर भी है, उसका भी हवाला दिया। और वो जजमेंट है 2015 CLD 845 डॉक्टर शकील अहमद सिद्दीकी वर्सेस पाक लीबिया होल्डिंग का भी हवाला दिया गया, जिसके तहत कंज्यूमर फाइनेंसिंग पे कोई बोर्ड नहीं लगाया जा सकता। इसी तरह ये जो बेसिक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की PLD 2000 सुप्रीम कोर्ट 760 राणा शरीफ वाला केस, उसमें तो 160 यूनिट बना के, मैंने आपको 240 बताया 20 साल की, उन्होंने 160 यूनिट बताए। उसको उन्होंने कहा कि ये जो इसका यूनिट बना के 3 साल के बाद किराया डिटरमिन करके शिरकत मुतलका के साथ जो है उसके मुताबिक फाइनेंसिंग की जा सकती है। और एक इसमें जो शिरकत मुतलका पे जो जजमेंट है जिसमें शिरकत मुतलका डिमिनिशिंग पार्टनरशिप की पूरी तारीफ की गई है, वो 2015 CLD 1710 डॉक्टर फयाज रसूल वर्सेस अस्करी बैंक को केस है। इसमें उसकी डेफिनेशन भी दी गई, बयान किया गया। वो जो राणा शरीफ वाला केस है PLD 19 तो PLD भी बयान किया गया। उन केसेस को पढ़ लिया जाए तो इसमें कुछ नहीं, उलमा के फतवे मौजूद हैं, बैंक इस्लामी की जो फतावे हैं, मुख्तलिफ तरीके हैं उलमा के, उसमें भी शिरकत मुतलका को डिफाइन किया गया है। तो ये बड़ा आसान, बेहतर, सहल और समझ में आ जाने वाला और अवामी बैंकर भी इसे समझते हैं, आवाम को समझाया भी जा सकता है। इसकी कैलकुलेशन जो है किस्तों की अदायगी की असल की माहाना बुनियादों पे और किराए के ताई उनका और मेरी किस्त क्या बनती है वो भी बढ़ा